दलित वोट पर नेताओं की नजर। नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। दलित राजनीति के जनक डॉक्टर अंबेडकर को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों द्वारा हथियाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसी में बीजेपी, कांग्रेस बड़ी शिद्दत से लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी भी सरकारी तौर पर दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों से दलित नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक इस्तेमाल किया है, केवल वोट बटोरने के प्रतीक के रूप में। अंबेडकर की विचारधारा को उसके क्रांतिकारी सार तत्व से विरक्त कर दिया गया। दलित आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग 1/4 माना जाता है और सबसे ज्यादा होने के बाद भी दलित केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक बना हुआ है। दलितों के विकास की जगह उन्हें अपने विकास के इस्तेमाल के लिए राजनीतिक पार्टियां हमेशा प्रयोग करती हैं। दलितों का महत्व सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बंदरबाट में इस्तेमाल किया जाता है। एक तरफ मायावती दलितों का हमदर्द होने का दावा करती हैं और दलित का एक बड़ा सा वर्ग जो है मायावती को अपना जननायक मानता है, लेकिन एक तरीके से जो बदलाव वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर तरह तरह की जो पार्टियां हैं अब दलितों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही हैं। एक समय था कि दलित जिस तरफ भी जाते थे वहां सरकार बननी तय हो जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में स्थिति कुछ और है। बीजेपी अपने तरीके से दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही है। सपा अपने तरीके से दलितों को के वोट बैंक को अपनी तरफ करने में जुटी हुई है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती एक एड़ी चोटी का जोर लगाकर दलितों का वोट नहीं बढ़ने दे रही हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक तौर पर लगातार दलितों के वोट बैंक की चर्चा होती है जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं। उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 25% जो वोट बैंक है वो दलितों का है और ये दलित जिस भी पार्टी के साथ जाते हैं वहाँ वो पार्टी भारी नजर आती है। आपको बता दें कि दलितों के वोट बैंक को लेकर हमेशा चर्चा बनी रहती है। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी दलितों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है, सपा अपने आप को रहनुमा बताती है, आजाद समाज पार्टी एक नई पार्टी बनकर सामने आई है। और आज दलित वोट बैंक को लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महत्वपूर्ण है 2022 के चुनाव में दलितों का वोट और दलितों को अपनी तरफ लुभाने के लिए अलग अलग पार्टियों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग पार्टी के नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त विजय लक्ष्मी साहू लाइव जुड़ चुकी हैं। वहीं नेता कांग्रेस ऋषि गौतम भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता रामानुज सिंह भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय लक्ष्मी साहू जी, सत्ता में आपकी सरकार है और एक तरीके से दलित वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय खासा महत्व रखता है, तो दलितों को किस तरीके से आपकी पार्टी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है? हेलो जी विजय लक्ष्मी साहू जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। पहले तो एंकर महोदया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमंच के द्वारा मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। रही बात दलितों की, तो देखिए हमारी जो सरकार है वो कोई भी योजना अगर लेकर के आती है तो दलित या समान या ओबीसी लेकर के नहीं आती। जो भी है सभी वर्ग के लिए योजनाएं होती है, सबका साथ सबका विकास और सबके विकास को लेकर के काम कर रही है हमारी सरकार जी। लक्ष्मी साहू जी, आप कह रही हैं कि आपकी सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, लेकिन हर तबके का विकास एक स्तर पर नहीं किया जा सकता मैडम।
क्योंकि जो दलित जाति के लोग हैं उन्हें ज्यादा आवश्यकता है ध्यान देने की सरकार की तरफ से या किसी भी पार्टी का। हर एक पार्टी का एजेंडा होता है, दलितों के साथ उनके विकास के लिए एक अलग एजेंडा तैयार किया जाता है। मैडम देखिए, ये और पार्टियों का होगा, मतलब कि किसी एक विशेष जाति पर ध्यान देना, लेकिन हमारी जो सरकार है तो किसी एक जाति पर नहीं, वो सारी जातियों को, सभी वर्ग को लेकर के काम कर रही है जी। आप देखिए कि सरकार ने अभी तक जितनी भी योजनाएं लाई हैं, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, जो भी है उसमें सभी का सहयोग रहा है, सभी के लिए कार्य किया गया, किसी एक वर्ग पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया जी। इसलिए ये बात को कहना बहुत ही बेकार है कि ये किसी एक विशेष वर्ग के लिए ध्यान दिया जाता है। विजय लक्ष्मी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही की पार्टी की तरफ से अति पिछड़ी जातियों के लिए अलग से आरक्षण की बात की गई थी। अगर ये विशेष दर्जा नहीं देने की बात है तो फिर बीजेपी सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर क्यों आगे आया गया, जबकि ये जानते हैं कि अलग से आरक्षण की कोई नीति नहीं आ सकती है? देखिए, सरकार ये चाहती है कि कोई भी वर्ग हमारा नाराज ना हो जी। सभी को लेकर के चलना है, सभी का विकास करना है। तो अगर ओबीसी है या एससी का है, कोई आरक्षण की बात करता है तो अगर हम लोगों को उससे फायदा होता है तो इसमें मैं कहती हूँ कोई गलत नहीं है। जी बिल्कुल। बीजेपी नेता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि उनकी पार्टी सबका विकास करती है। ऋषि गौतम जी, आप कांग्रेस से नेता हैं, आप कितना सहमत हैं विजय लक्ष्मी जी से, और आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा दलितों का वोट पाने के लिए? क्योंकि एक दलित वर्ग ऐसा है, उसे विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये तबका जो है पिछले 70 सालों से विकास की दौड़ में उस तरीके से शामिल नहीं हो पा रहा है जिसका सपना बाबा भीमराव अम्बेडकर ने देखा था। सरकार जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे आज मौका दिया है आपने। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी लक्ष्मी जी जो कह रही थी जी, वो बिल्कुल सच्ची बात, कितनी अच्छी तरीका से ये लोग अपनी बात सफाई दे देते हैं जी। मगर ये समझ में नहीं आता है कि जब दलितों की जब बातें आती हैं तो दलितों को ये क्यों नहीं समझते हैं कि दलितों का कोटा बीजेपी खत्म करने का कोशिश करती है, और कर दिए कोटे उन्होंने। क्या लक्ष्मी जी की जानकारी नहीं है? जो यूपी का बच्चा दिल्ली में या गुजरात में या उत्तराखंड में या हरियाणा में, क्या वहाँ पे उसको नौकरी नहीं दी जाएगी? ये कोटा बीजेपी ने खत्म कर दिया है। और ये मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जितने भी मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। एक दलित के लिए इतनी, दलितों के जो बच्चे, सूक्ष्म बच्चे, जो उनको बच्चों के बदन पे कपड़े तक नहीं है, उनका आज देखिए इस देश के अंदर कितना बुरा हाल हो रहा है। रोटी खाने को नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, हॉस्पिटलों में रहने के लिए जगह नहीं है। दलितों का नाम सुनते उनको हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। एक उनका जो कोटा आता है, मैं माननीय लक्ष्मी जी से भी कहना चाहता हूँ, बहन जी से कहना चाहता हूँ, मैं लक्ष्मी जी से, प्लीज लक्ष्मी जी, हमने आपकी बात सुनी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारी आपकी पार्टी जब राशन 3 किलो देती है, क्या वो गरीब लोगों के पास क्यों नहीं पहुंचता राशन? वो बीच में ही क्यों गायब कर दिया जाता है? वो ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सत्ता में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, भारत सरकार के अंदर बैठे हैं, क्या दलितों द्वारा लक्ष्मी जी, पहले ऋषि गौतम जी की बात एक बार सुन लीजिए, फिर आपको कहने का मौका मिलेगा। वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ है, बहन प्रियंका गांधी हमारी नेता हैं, हमारे राहुल गांधी जी आज उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय प्रभारी हमारी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी बहन प्रियंका गांधी जी आज दलितों का दर्द समझती है। उनको देखिए, एक किट देने का काम किया बहन प्रियंका गांधी जी ने। क्या जो दलितों के बच्चे नहीं है, क्या दिए जा रहे हैं? वो दलितों की बस्तियों में जा रहे हैं, दलितों के जो झुग्गी झोंपड़ी उसमें जा रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। उनको जो भी आर्थिक सहायता हो रही है उसकी हम मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप कभी लॉकडाउन लगा देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सबको लक्ष्य बजाया जाता है। क्या तरीका है, क्या तरीका आप बताइए? क्या आपने 6 महीने लॉकडाउन लगाया, क्या उसके बारे में सोचा लोगों के बारे में? कितने लोग भूखे मरे? क्या अपने शहर छोड़ के चले गए, दोबारा शहर छोड़ के आए तो क्या उनको क्या मिला?
दोबारा से उनको फिर वही मिला कि आप शहर से आए और दोबारा गांव जाइए और आप वहीं पर मजदूरी कीजिए। क्यों? आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, दलित लोग बड़े आदमी नहीं बन सकते। क्यों? कि जब ऋषि गौतम जी, आप दलितों की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आपकी पार्टी की तरफ से जो 70 सालों में ऐसा क्या रहा कि 70 सालों में दलितों का विकास नहीं हो पाया? क्योंकि हर बाप का सपना होता है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, IAS बनाऊं। बेटे का बाप का सपना होता है छोटी सी नौकरी दिलाऊं। क्या दलित के लिए यही है? क्या उसकी नौकरी जब फाइल आती है उसकी फेंक दी जाती है? बताइए लक्ष्मी जी, क्या आप इस बात क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दूंगी। ये हमारी ही पार्टी है जो किसी गरीब लोगों के लिए ठेले लगाने वाले को भी टिकट देने का काम करती है। और वही आपकी पार्टी थी, सुनिए लक्ष्मी जी, वो आपकी पार्टी थी, आपकी पार्टी थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। सुनिए, आपकी पार्टी थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप एक जो बेरोजगार है उसको लोन दिया जाएगा 5 से 10 लाख रुपए। आज बैंक में जाकर देखिए किसी को 1 रुपया नहीं दिया जाता। वो पूरी डिटेल मांगते हैं। चलिए, आप लोगों की राय आगे भी सुनेंगे और ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रामानुज सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। उनसे एक बार जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति क्या है। हमारे साथ है कि हम विकास के लिए जब 1 रुपया भेजते हैं तो निचले स्तर तक आते आते केवल 15 पैसा रह जाता है। अगर 15 पैसा रह जाता तो उनकी स्थिति जमीन की पता थी, तो उन्होंने क्यों नहीं उसके लिए कुछ किया? क्यों नहीं? वो किया था राजीव गांधी ने किया था। वो 20 का जो सिस्टम था उसे हम खत्म करने जा रहे हैं 2024 सरकार में। ऋषि जी, लक्ष्मी जी, हमारे साथ एक और मेहमान है रामानुज सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप लोगों की सफाई और मुद्दे पर लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन हम उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के क्या हालात है और क्या कुछ किया जा रहा है अलग अलग पार्टियों की तरफ से। 2022 के चुनाव में क्या अहम रोल रहेगा दलित वोट बैंक का? रामानुज जी, आपने जो किया, आपने हम आधार कार्ड लिंक करना चाह रहे थे, बैंकों से लिंक जोड़ना चाह रहे थे, नोट करेंसी। ऋषि गौतम जी, आपकी सरकार ने बहुत कुछ काम किया। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं रामानुज जी, उनसे जान लेते हैं कि दलितों के साथ जो तमाम सरकारें रही हैं, चाहे वो बीजेपी की रही हो या फिर कांग्रेस की रही हो या फिर बसपा की रही हो, सपा की रही हो, किन लोगों ने कितना दलितों के लिए काम किया और 2022 के चुनाव में दलितों की क्या भूमिका रहेगी? रामानुज जी। अलका जी नमस्कार। नमस्कार सर। लोक मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग जब इलेक्शन आता है जी, कभी ये जात का नाम लेना शुरू कर देते हैं जी। उसके पहले इनको याद नहीं आता है दलित कौन है, ठाकुर कौन है, ब्राह्मण कौन है। हर कास्ट के लोगों को ये लोग ले आके दिखा देते हैं सामने और जीतने के बाद फिर ये लोग फुर हो जाते हैं। ये लोग दिखाई नहीं देते हैं जीतने के बाद। सिर्फ ये लोग नौटंकी करते हैं कुर्सी लेने के लिए जी। कुर्सी लेने के लिए। ये बताइए, जिस दिन इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके बाद ये लोग कभी अपने क्षेत्र में दिखते हैं? ये जो क्षेत्र में दिखाई देती है भैया, कोई पार्टी हो, सुनिए भाई साहब, सुनिए दलितों के, मैं मुझे आज पार्टी के अंदर ऋषि गौतम जी, रामानुज जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात करिएगा। कोरोना 2 में भयंकर बीमारी जब गांव-गांव में पहुंच गया, न कांग्रेस दिखी, न बीजेपी, न मायावती, कोई पार्टी वाला नहीं दिखा। कोई सिर्फ समाज सेवी लोग जितने हैं वो लोग मेहनत किए, वो लोग गए लोगों के पास, जहां तक वो लोग पहुंच पाए वहां तक वो लोग पहुंचे। जो उनके पास सुविधा था उस सुविधा का उन्होंने आगे पहुंचाया। लेकिन कोई नेता हो सामने, सिर्फ वोट लेना होता तब एक फट दे दरवाजे के बाहर से निकलते हैं, बड़े बड़े मंचों पे दिखाई देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, फलाने दलित है, दलित के लिए ये किया, ये कहेंगे हमने नहीं किया, वो किया। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, एक सेकंड,
तो आप ये कहना ये करेंगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी मैदान में थी जब कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी पार्टियों का, मुझे जेल सारी पार्टियों का मैंने सुनिए मेरी बात भाई साहब, सामने आया था। सुनिए मेरी बात, आप 1 मिनट सुनिए। क्या ये जितने पार्टियां, इन लोगों के पास पैसे कम है? इन लोगों के पास पैसे नहीं है। केवल ये लोग सरकार का रास्ता देखते हैं, अपने पैसे जो पार्टी फंड में उसको क्यों नहीं यूज करके लोगों का मदद किए? आप बताइए, कांग्रेस के पास कम पैसे है, बीजेपी के पास कम पैसे है, मायावती के पास कम पैसे है, इनको बनाने के लिए अपने लिए पैसे है, अपने लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देगी, किसी को भी। आप जो भी कहना चाहते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो अपनी बात एक एक करके रखिए। रामानुज जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आप दोनों लोगों को मौका मिलेगा अपनी बात के पास। लेकिन जब महामारी आई तो इनके पैसे कहाँ गायब हो गए, जरा बताइए हमें। पैसे कहाँ इन पार्टियों का चला गया? वही पैसे लोग अगर निकाल के लोगों का मदद किए होते तो जनता के सामने हाथ जोड़ के भीख नहीं मांगना पड़ता उसके लिए। वो राहुल गांधी के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। रामानुज जी एक एक करके दोनों पार्टियों से जवाब ले लेते हैं, एक एक करके। ऋषि गौतम जी जनता परेशान है, अपनी उत्तर प्रदेश के माननीय अजय कुमार, लेकिन जनता समझ गई है, शुरू किया नौटंकी लोगों का चलने वाली नहीं है। 3 महीना जेल में बंद किया उनको। पूरे कोरोना काल में कोरोना काल की बात कर रहा हूँ मैं, अलका जी, कि 2020 से अभी तक के समय में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जिस तरह से निष्पक्ष होकर कार्य किया है, यहाँ तक कि जितना भी बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता था, बूथ से लेकर बड़े स्तर तक, उसने सब मैडम मैं एक बात सुनिए, जब आपकी हमने नहीं देखा तो हमारे बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश केजरीवाल में रखा है, पैदल जा रहे हैं, उनको लाठियां बजाई जा रही है, छोटे बच्चे जो हमारी। लक्ष्मी जी को अपनी बात रखने दीजिए। ऋषि गौतम जी, इसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। एक बार शांति से सुन लीजिए उन्हें। राहुल गांधी जनता से समझ में आया आपकी बात। उन्होंने बसों का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, और उन्होंने बोला हमारे माननीय प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि आप पूरे देश के अंदर जैसे कि हैं आप नेता ऋषि गौतम जी, लव जिहाद का ये मुद्दा नहीं है। लव जिहाद पर हम किसी और डिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन बात यहाँ दलितों की हो रही है। 70 साल से आपकी सरकार सत्ता में रही है, बीजेपी भी आती जाती रहती है। क्या कुछ किया गया है दलितों के लिए? हाथरस में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, गैंगरेप होता है, उसके शव को उसके परिजनों को देने की बजाय जला दिया जाता है। उस केस में कहा जाता है कि पीड़िता के साथ रेप ही नहीं हुआ, जबकि सीबीआई जब चार्जशीट दायर करती है तो ये कहती है कि उस मामले में पुलिस ने ढिलाई बरती थी। और 70 सालों की बात कर रहे हैं ऋषि गौतम जी, आपकी सरकार सत्ता में रही, कितने दलितों के हालात सुधरे? बाबा भीमराव अंबेडकर की तरफ से ये कहा गया था कि 10 सालों के अंदर दलितों को सामान्य श्रेणी में लाकर रख देना है, लोगों के बराबरी तक लाकर पहुंचा देना है। 70 साल में आपकी सरकार ने क्या किया कि आज भी आप दलितों के नाम पर वोट मांगते हैं? विजय लक्ष्मी साहू जी, आप कह रही थी कि आपकी सरकार ने सबको समान अधिकार दिया, दलितों की बात करती है। क्या कुछ एजेंडा है आपकी पार्टी के पास दलितों के लिए? क्योंकि दलित 25% है। और मैं ये बताना चाहूंगी, जब हमारी सरकार आई थी जी, उस समय पहला रिकॉर्ड देखिए और अब का समय देखिए रिकॉर्ड। गरीबों को जोड़ते हुए उन्होंने सबसे पहले जनधन खाते की शुरुआत की थी। जनधन खाता पहले 1 करोड़ लोगों का था, आज 14 करोड़ लोगों के जनधन खाता से सीधे जुड़े हुए, और जो भी पैसा आता है वो सीधे उनके खातों में जाता है। वो गरीब वर्ग के ही लोग तो जुड़े हुए हैं, रईस लोग जुड़े हुए हैं, उनको समझ में आना चाहिए। जो भी शौचालय है, जो भी आवास है, जितनी भी योजना है, सब गरीब व्यक्तियों के लिए है। और उसमें ये जात बिरादरी नहीं देखी जाती कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि ईसाई है, वो तो सभी के लिए होता है ना। जी, आप लोग कैसी बातें करते हैं? हमारी सरकार सबको लेकर के चल रही है। जी, तो आपको लगता है कि दलितों के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है आपकी पार्टी को? आपकी पार्टी सबको एक साथ लेकर चल रही है? मेरी सरकार कभी किसी एक विशेष वर्ग पे नहीं, वो सबको साथ लेकर के चल रही है। उसको ये नहीं है कि केवल दलित के लिए मुझे करना, लेकिन अगर कुछ ऐसा परिस्थिति आती है कि नहीं उनको कुछ
16 सालों से खुद सरकार में काम कर रही हूँ। जी, विजय लक्ष्मी जी का कहना है कि उनकी सरकार सभी के विकास की बात करती है। नेता कांग्रेस ऋषि गौतम जी, आप कितना सहमत हैं लक्ष्मी जी के बातों से? देखो, लक्ष्मी जी की बातों से मैं इतना सहमत हूँ, जब हमारी बहन बेटियों के साथ, दलितों की बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ जब रेप होता है तो एक उसी पीड़ा से निकलकर कांग्रेस पार्टी की हमारी बहन प्रियंका गांधी जी आती हैं और को डीएनबी पर उनको रोक लिया जाता है और एक पुलिस वाला उनकी गले में पकड़कर खींच लेता है। क्या ये लक्ष्मी जी आपके हमारी बहनों के साथ ऐसा होना चाहिए? एक हमारी बहन उसकी पीड़ा सुनने जा रही है और दूसरी बहन के साथ हमारे साथ रेप हुआ है। क्या हमारी बहन का क्या गलेमान की पुलिस वाला खींचना चाहिए? क्या ये आपकी सरकार के अंदर है? क्या उस पुलिस वाले को क्या सजा दी अभी तक? तो आपकी सरकार ने ये बोला था कि अगर जो बहन प्रियंका गांधी के साथ उसके कपड़े खींचे गए थे, कपड़ा खींचा था, अगर उसको बोला था हम सजा देंगे, क्या सजा दी? वो भी हमारी बहन थी, वो भी हमारी बहन है, जिनके यहाँ जा रहे थे, मगर उनको रोक दिया गया। और बाद में ऋषि गौतम जी, ये बात चर्चा का विषय है और राजनीतिक पार्टियों की पहुंच और आपसी बातें बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन आपकी पार्टी के पास दलितों के लिए क्या कुछ खास है? क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला है और दलित भी चाहेगा कि उसके समाज के लिए कुछ अच्छा सरकार या राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं कुछ अलग से ऐलान करें, क्योंकि वो समाज अपने आप को 70 साल बाद भी दबा कुचला महसूस करता है, विकास की राह में सबसे पीछे पाता है अपने आप को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 2022 में और किस मुद्दे पर आएंगे दलित आपके साथ? क्यों मायावती का साथ छोड़कर आपके साथ आएंगे? दलित तो हमारे साथ आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ आ चुके हैं। आज भी मैं खुर्जा विधानसभा के अंदर हूँ, आज भी मैं 60 से 70 जाटव समाज से और बालिक समाज से बच्चे जोड़ चुका हूँ। सारे लोग ये देख रहे हैं दलितों से कि हमारे पास बीजेपी का कांग्रेस पार्टी का नेता आए और हम उसके साथ जाएं। आज पूरा देश के अंदर दलित देख रहा है कि एक पहला हमारा घर था पुराना और आज हम लौटकर वहीं जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। आज पिछले 10 सालों में जब आपकी सरकार थी तब दलितों के लिए कुछ खास नहीं कर पाई, उसे जो फिर से दूसरों का दामन थामना पड़ा और फिर एक बार फिर आपकी तरफ आना पड़ा। काफी लंबा समय आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाया है और राज किया है, तो उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए क्या कुछ ऐसा छूट गया जो उनका मोह जो है वो बीएसपी से जुड़ गया, बीजेपी से जुड़ गया और आजाद समाजवादी पार्टी अलग से केवल विकास ही किया गया है। चंद्रशेखर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो सबको पता है। लक्ष्मी जी, हाँ, आपने जो 70 साल में हमने जो किया था ना, आपने 7 साल में कर दिखाया, तो हम नहीं कर पाए। जो हम नहीं कर पाए आपको 7 साल में दिखा दिया। वो देखिए ना, जो हम नहीं कर पाए हमारी सरकार है वो आपने कर दिखाया। 7 साल में सब कुछ कर दिया। हाँ, देश देख रहा है पूरा। 2022 में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। हम लोग जा रहे हैं, तभी 300+ के पार हो गए हैं, समझ में आएगा? देखिए, ये तो जुमला है आप लोगों का, ये जुमला है, ये जुमला है आपका। आप गुजरात में भी ऐसे कह रहे थे 300 से प्लस बना रहे हैं, यूपी में कहते थे हम 400 प्लस जा रहे हैं, और वो में उत्तराखंड में 300। देखिए, ये आपका जुमला है। आपके गृह मंत्री जी हमारे माननीय श्री अमित शाह साहब जी कह चुके हैं कि ये जुमला था, ये आपका जुमला है। योगी जी का घर किस तरह का होता है, किस तरह से लोगों के अपने परिवार को नहीं, वो पूरे देश को, पूरी यूपी को लेकर के चलते हैं। लेकिन आपकी सरकार चलता है केवल अपनी भाई बहनों को लेकर काम करते हैं आप लोग। आपकी सरकार सुनिए, आपकी सरकार जब थी, जब आप छोटे से थे, आज मेरी 45 एज होगी, सरकार बचपन में देखी थी कांग्रेस पार्टी की। अब हमारी 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बनेगी पूरे बहुमत के साथ, और तब हम आपको बताएंगे। ऋषि गौतम जी, वो कौन सा वोट परसेंटेज है या वो कौन से लोग हैं जो आपकी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, आपकी पार्टी जिस भी पार्टी के साथ संबंध अलायंस में गई, उस पार्टी की मट्टी पलित हो गई हमारे साथ, और पंडित ब्राह्मण वो भी हमारे साथ है। आप समझिए किस मुद्दे पे सर ऋषि गौतम जी? वो भी हमारी वोट 40 से 50% आपके पक्ष आ रही है।
राघवों की ये ध्यान कर लेना। राघव ठाकुरों को वो भी हमारे साथ गा रहे हैं कांग्रेस के साथ, जो आज जन बच्चा, जन आदमी, जन समाज, जन बेटी हर कह रहे हैं आज बीजेपी की सरकार में कमाने की जब बात छोड़िए, रोटी खाने को पैसा नहीं है लोगों के पास। क्या बात करिए, आप सपने देख रही हैं 2022 के? सपने देख नहीं रहे, सपने पूरे होंगे भाई साहब। आप कहाँ पर है? आप धरती पे नहीं हो क्या? वो अभी आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप वोट किसकी लेंगे आप बताइए? वोट किसकी लेंगे? वोट किसकी लेंगे? वो आप भी धरती पर रहोगे, हम भी रहेंगे और साथ साथ दिखेगा कि हम लोग नहीं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आपको दिखेगा। ये आपको जी 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 कांग्रेस का कोई टिकट भी नहीं लेना पसंद कर रहा है। आज स्थिति ये है। समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ दलित एक बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश में, 25% दलित वोट है उत्तर प्रदेश में। 2022 का चुनाव नज़दीक है और हर पार्टी अपनी तरफ से ये कोशिश करेगी कि दलितों का वोट बैंक उनके साथ जाए, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि किन मुद्दों के साथ दलित और किन पार्टियों के साथ वो जाएंगे। लेकिन 2022 का चुनाव अब शुरू हो चुका है, अघोषित रूप से पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि दलित वोट बैंक किसके साथ जाएगा। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।